नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों से। आज की पहली खबर बिहार से शुरू होती है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होते ही 20 जिलों की 122 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि जांच 21 अक्टूबर और नामांकन वापसी 23 अक्टूबर तक होगी। मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को पहले चरण के साथ होगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद जारी है। कांग्रेस और राजद के बीच दावेदारी टकराई है, जबकि एनडीए में सीटों का समझौता तय हो गया। प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि अगर वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले यह बयान बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। किशोर ने करगहर सीट से भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय को उम्मीदवार बनाया है। राघोपुर सीट तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट रही है, जो उन्हें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि वे 15 से कम सीटों के ऑफर से नाराज हैं। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम सांस तक रहेंगे। इधर दिल्ली में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और रालोमो के बड़े नेता अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भावुक नजर आए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि मनचाही सीटों की संख्या नहीं मिल पाई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से गुस्सा शांत करने और एकजुट रहने की अपील की। बताया जा रहा है कि कुशवाहा को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जिससे पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी सीमित सीटें दी गईं। पटना के बिहटा में पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 392 किलो विस्फोटक बरामद किया। टीम ने छापेमारी के दौरान बारूद, पोटास, गंधक, कोयला पाउडर, पटाखा खोल, तिल्ली और कॉटन धागे जैसी सामग्री जब्त की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि यह सामग्री पटाखा निर्माण और अवैध विस्फोटक तैयार करने के लिए रखी गई थी। पुलिस ने आईआईटी अम्हारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर बातचीत अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शीर्ष नेताओं के स्तर पर अब अंतिम फैसला होगा। राजद और कांग्रेस के बीच कई सीटों को लेकर मतभेद हैं, जबकि वीआईपी की नाराजगी भी बढ़ी है। तेजस्वी यादव लगातार समन्वय की कोशिश में जुटे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने जेडीयू और बीजेपी से अधिक सीटें हासिल कर लीं। लंबे समय से चली बैठकों और मंथन के बाद दोनों दलों ने समन्वय दिखाते हुए अपने हिस्से की सीटों में कटौती की। पिछले चुनाव में लोजपा द्वारा हुए नुकसान के बावजूद चिराग की रणनीति ने उन्हें फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। बिहार एनडीए में अब जेडीयू का बड़ा भाई वाला दर्जा खत्म हो गया है। इस बार भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान को 29, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन अब पूरी तरह बदल गया है, जिससे भाजपा बराबरी की स्थिति में आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह समझौता बिहार की सत्ता समीकरणों को नए रूप में परिभाषित कर सकता है। बिहार के हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर पहले संतोष जताया था, लेकिन अब वे अपने बयान से पलट गए हैं। मांझी ने कहा कि 6 सीटें बहुत कम हैं और इसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि समझौते से वे खुश हैं और गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन अब असंतोष खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक मांझी अपने क्षेत्र की कुछ सीटें वापस मांग रहे हैं, जिससे एनडीए में हलचल मच गई है।
बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बराबर सीट लड़ने के फैसले से नीतीश कुमार को सीएम बनाने का रास्ता बंद हो गया और संजय झा का मिशन पूरा हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे बिहार की राजनीति में नई हलचल मची है और गठबंधन में संतुलन बदल गया है। तो दोस्तों चलिए अब अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस और आई कार्ड वाले पनीर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर अक्सर बर्फ वाले पानी में पनीर रखा जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अब पनीर बेचने वालों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें आई कार्ड दिए जाएंगे। इससे खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को ताजगी और स्वास्थ्य की गारंटी मिलेगी। सरकार ने यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और व्यापार में नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2023 में उत्तर प्रदेश पूंजीगत व्यय में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बना। प्रदेश ने कुल 1,03,237 करोड़ रुपए का निवेश किया। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। यूपी ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए बड़े निर्माण और सहायता अनुदान में संतुलित व्यय किया। यह राज्य एफआरबीएम मानकों के अनुरूप न्यूनतम देयता वाला और निवेश में अग्रणी बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इनामी शहजाद को ढेर कर दिया। शहजाद कई गंभीर अपराधों में वांछित था। पुलिस ने उसे घेर लिया था। रोकने के प्रयास में उसने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में शहजाद घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। 24 घंटे में यूपी में 2 बड़े अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। तो दोस्तों अब अगली बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां सरकार दिवाली से पहले पानी बिल पर लेट फीस माफी योजना शुरू कर सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सरकार 3 माध्यम उपलब्ध कराएगी। इससे पानी उपयोगकर्ताओं को बिल भुगतान में आसानी होगी और जुर्माना माफ होने से आर्थिक राहत मिलेगी। योजना के तहत उपभोक्ता ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी लेट फीस माफी का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल से दिल्ली में पानी उपयोगकर्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार राजधानी के सभी इलाकों में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं और सहकारी स्टोर खोलने की योजना बना रही है। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। नई शाखाओं और स्टोर के माध्यम से लोगों को वित्तीय सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध होंगी। यह पहल छोटे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभकारी साबित होगी। अब अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है दोस्तों, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इसी बीच बच्चों को दी जाने वाली पैरासिटामोल सिरप पर भी शक उठ गया है। ड्रग इंस्पेक्टरों ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यदि कोई नियम उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और माता पिता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों में रहस्यमयी बुखार ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 15 दिनों में अल्मोड़ा में 7 और रुड़की में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और घर घर जाकर स्क्रीनिंग अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बुखार के कारणों का पता लगाना और समय रहते रोकथाम करना प्राथमिकता है, ताकि और जाने न जाएं। उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के संयुक्त सचिव राजेंद्र पतियाल द्वारा जारी सूची में नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों, डीएम समेत कुल 44 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना बताया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में पहले भेजी गई 1,250 रुपए की किस्त का भुगतान किया और इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने श्योपुर के किसानों से कहा कि किसी भी हालत में अपनी जमीन न बेचें। परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
एएपी नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा साझा किए गए वीडियो पर कड़ा ऐतराज जताया। वीडियो में ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को न देकर बीएन राव को दिया। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि ऐसी अपमानजनक बातों पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया, जबकि सोनम वांगचुक पर एनएसए लागू किया गया। उन्होंने दोगलापन और असमान कार्रवाई को भी उजागर किया। तो दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर का दौरा करेंगे। उनका शेड्यूल कानून प्रदर्शनी से लेकर सीएमओ मीटिंग तक निर्धारित है। यह दौरा राजस्थान में राष्ट्रीय न्याय प्रणाली और प्रदेश विकास के ऐतिहासिक अवसरों की गवाह बनेगा। शाह के दौरे में कई उच्च स्तरीय अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख निर्णय और चर्चाएं प्रदेश की प्रगति और कानून व्यवस्था पर केंद्रित होंगी। अगली बड़ी खबर पंजाब के राजधानी लुधियाना से है, जहां आज तक की एंकर और मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। तो दोस्तों, अब चलिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत को गाजा शांति वार्ता में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से दूत भेजा है। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस भी भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य गाजा क्षेत्र में जारी संघर्ष को रोकना, वहां स्थायी शांति स्थापित करना और सभी पक्षों के बीच वार्ता को सुदृढ़ करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जस्टिस बीआर गवई की न्यायिक उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ याद रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी गवई को बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। फडणवीस ने न्यायिक क्षेत्र में उनके योगदान को उजागर करते हुए उनके कार्यों को भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कश्मीर पर बयान देने के बाद पाकिस्तान चिंतित हो गया है। पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को तलब किया और कहा कि तालिबान मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रहा है। इस बयान को पाकिस्तान ने बड़ी नाइंसाफी बताया और उसे अस्वीकार्य माना। अफगान विदेश मंत्रालय के अनुसार यह टिप्पणी मुस्लिमों की भावनाओं और क्षेत्रीय संवेदनाओं के प्रति तालिबान की नीति को दर्शाती है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि वे अक्टूबर 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही केंद्रीय मंत्री बने। गोपी ने बताया कि उन्होंने कभी फिल्मी करियर छोड़कर मंत्री बनने का इरादा नहीं किया था। उनका यह बयान ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पद संभालने की भावना को दर्शाता है, जिसे राजनीतिक हलकों में सराहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति और मुसलमानों पर बढ़ते दबाव को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लव जिहाद, जमीन जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद के नाम पर पार्टी ने लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया और उन्हें बदनाम करने वाले बयान फैलाए। महबूबा ने उम्मीद जताई कि बुलडोजर बाबा उनकी आवाज सुनेंगे और मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति समेत अन्य अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर एसजीपीसी ने प्रतिक्रिया दी है। महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि यह बयान सही है और ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह गलत था, जिसे टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती आई है और अब यह नया झूठ फैला रही है कि इस ऑपरेशन के लिए केवल इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं थीं। विवाद से कांग्रेस हाईकमान नाराज दिख रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक तनाव के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की है। हाल ही में ट्रंप का सुर चीन को लेकर गुस्से वाला था, लेकिन अब उनके बयान में बदलाव आया है। यह बदलाव रेयर अर्थ सामग्री के निर्यात और अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से जुड़ा माना जा रहा है। विश्लेषक इसे दोनों देशों के संबंधों में संभावित यूटर्न की संकेतक के रूप में देख रहे हैं।
सऊदी अरब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सक्रिय होकर 1 लाख एआई योद्धाओं को तैयार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य 10 लाख सऊदी नागरिकों को एआई में प्रशिक्षित करना है। यह रणनीति सऊदी डेटा एंड एआई अथॉरिटी (SDIA) द्वारा शिक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के सहयोग से लागू की जा रही है। इस पहल से देश में तकनीकी कौशल और एआई उद्योग को मजबूती मिलेगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आईएसआईएस आतंकियों की उपस्थिति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। अफगान विदेश मंत्री मुजाहिद ने चेतावनी दी कि खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप से ईरान और मॉस्को में हाल के हमलों की साजिश रची गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को सौंपने में असफल रहता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।